सौतेली माँ की रसोई। माँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया मैंने। अब मैं स्कूल जा रही हूँ। आपने मेरा टिफिन बना लिया? अगर बना दिया है तो दे दो ना छोटी माँ। नहीं, मैंने तेरा टिफिन नहीं बनाया। जा जाकर अपने दोस्तों के टिफिन में से कुछ खा लेना। मुझे मत बोल, मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? तभी अंदर से किंजल तैयार होकर आती है। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। रुक जा बेटी, ये ले अपना टिफिन तो लेती जा। मैंने तेरे लिए मैक्रोनी बनाई है। वाह, मैक्रोनी! माँ, ये तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू सो मच माँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, आराम से जाना। और तू क्या मेरी शक्ल देख रही है? बोला ना चल जाए यहाँ से। बेचारी स्वाति बिना टिफिन लिए ही स्कूल चली जाती है। दरअसल रूपरेखा गजेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी शीला की मौत कैंसर के कारण हो गई थी। शीला अपने पीछे महीने भर की बेटी स्वाति को छोड़ गई थी। तब गजेंद्र को स्वाति की चिंता सताने लगी। इसीलिए अपनी बच्ची की देखभाल के लिए अब उसने दूसरी शादी करने की ठानी और रूपरेखा से शादी कर उसे घर ले आया। रूपरेखा शुरू में तो स्वाति के साथ अच्छे से रही, लेकिन जब शादी के साल भर बाद उसने खुद की बेटी को जन्म दिया तो उसका सारा प्यार अपनी बेटी किंजल की तरफ चला गया और बचपन से ही स्वाति और उसमें भेदभाव करने लगी। ले मेरी बच्ची, ये ले दूध पी ले, बॉर्नवीटा डालकर बनाए, तुझे पसंद है ना? माँ, मुझे भी बॉर्नवीटा डालकर दूध पीना है। एक मारूंगी ना खींच कर, तेरी शक्ल भी है दूध पीने लायक। मुफ्त का दूध नहीं आ रहा, बड़ा महंगा आता है। इतने में गजेंद्र काम से लौट आता है। क्या हुआ स्वाति, गुड़िया का मुंह क्यों बना हुआ है? पापा, मुझे भी दूध पीने का मन है। रूपरेखा, तुमने इसके लिए दूध नहीं बनाया? वो इसे थोड़ी सी खांसी थी ना, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। उससे कफ होता है ना। कोई बात नहीं, तुम इसे बॉर्नवीटा डालकर दूध दे दो। परसों मैं शहर से दोनों बेटियों के लिए लाया था ना। और हाँ, सोने के वक्त इसे खांसी की दवाई पिला देना। जी ठीक है। रूपरेखा मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है। रूपरेखा बड़ी चालाक थी। वो अपनी सगी और सौतेली बेटियां दोनों में भेदभाव करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद उनके एग्जाम आने वाले थे। ये वाला प्रश्न कितना मुश्किल है, मुझसे तो हल ही नहीं हो रहा। कौन सा प्रश्न? मुझे दिखाओ किंजल, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ बहन। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को कुछ भी पढ़ाने की। वो तुमसे ज्यादा समझदार है, समझी? पढ़ मेरी बच्ची, तू खुद पढ़। और तू चलकर कपड़े धो और उसके बाद शाम का खाना भी बना कर रख ले अभी से। फिर तेरे पापा आ जाएंगे और खबरदार जो उनसे कुछ भी बताया कि कपड़े तूने धोए हैं और खाना भी तूने बनाया है। अगर उन्हें ये पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जा अब काम कर। लेकिन माँ, मेरे पेपर आने वाले हैं। तो तूने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर लग जाना है? चुपचाप से जो कहा है वो कर, समझी? ऐसा कहकर रूपरेखा स्वाति को डांट फटकार कर काम करने के लिए भेज देती है। स्वाति बेचारी छोटे नन्हे हाथों से ढेर सारे कपड़े धोती है। जैसे ही गजेंद्र के आने का वक्त होता तो वो स्वाति को पढ़ने बिठा देती और खुद घर के कामकाज में जुट जाती। शाबाश, मेरी दोनों बेटियां कितनी होशियार हैं। दोनों ऐसे ही पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करना। वही तो मैं भी उन दोनों से कहती हूँ और इसीलिए दोनों को हर चीज लाकर हाथ में देती हूँ। एक पानी का ग्लास तक नहीं उठाने देती इनको। स्वाति बेटी तो पिछले 2 घंटे से लगातार पढ़ रही है। क्यों स्वाति बेटी? हाँ छोटी माँ। शाबाश। अच्छा रूपरेखा, खाना बन गया तो लगा दो। जी बस तैयारी, मैं अभी लगा देती हूँ। रूपरेखा जानबूझकर स्वाति को गजेंद्र के सामने पढ़ने बिठा देती, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रोज रोज इस तरह किताब लेकर बैठने से स्वाति को पढ़ाई से काफी लगाव होने लगा था और अब उसका ध्यान पढ़ाई में खूब लगने लगा। जबकि रूपरेखा किंजल को दिन रात पढ़ने के लिए बिठाए रखती, लेकिन फिर भी वो बस नाम के लिए किताब खोलकर बैठी रहती। एक दिन, तुझे मैंने कहा था मेरे सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करने, लेकिन तुमने अभी तक एक भी कपड़ा प्रेस नहीं किया। वो माँ, घर के बाकी काम निपटाकर अभी फ्री हुई हूँ। लाओ अभी कर देती हूँ। तो तू क्या एहसान कर रही है काम करके? इतना राशन पानी खाती है तो काम भी तो करेगी ना। चल जा अब मेरे कपड़े प्रेस कर। अभी तो मुझे 2 चैप्टर्स याद करने के लिए रह गए हैं और माँ ने काम दे दिया। कोई बात नहीं, सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर पढ़ने बैठूंगी। यही सोचकर वो घर के कामकाज में जुट जाती है, लेकिन वो देर रात तक उसे कोई न कोई काम में लगाए रखती और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बिठाए रखती। रात को जब सब सो जाते तो स्वाति चुपचाप पढ़ने बैठी रहती और सुबह के 4 बजे तक पढ़ती रहती, जिसका नतीजा ये होता कि स्वाति के एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं और किंजल जो सारा दिन पढ़ती रहती उसके बेहद ही कम नंबर आते। ना जाने ये छोकरी पढ़ती कब है, थोड़ी देर पढ़कर भी इतने अच्छे नंबर ले आती है। ऐसे ही समय बीता और अब दोनों बेटियां जवान हो गई। स्वाति ने 12वीं पूरी कर ली। पापा, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु जाना है और अपनी मरी हुई माँ का सपना पूरा करना है। आप हमेशा कहते थे ना कि माँ बोलती थी कि वो अपनी बेटी को अफसर बनते हुए देखना चाहती है। मैं माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ पापा। ठीक है मेरी बच्ची, तू जाना चाहती है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन ये सुनकर सौतेली माँ बुरी तरह जल भुन जाती है। मैं देखती हूँ कैसे ये अपना सपना पूरा करती है।
सुनिए, मैं क्या कह रही थी जी, अपनी किंजल भी स्वाति के साथ चली जाएगी तो ठीक रहेगा। वो भी अपने आगे की पढ़ाई वहीं पूरी कर लेगी और दोनों बहनों का साथ भी हो जाएगा, तो हमें किसी तरह की कोई चिंता भी नहीं रहेगी। ठीक कहती हो तुम रूपरेखा। गजेंद्र इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन रूपरेखा के मन में तो अलग ही प्लान चल रहा था। देख किंजल, मैं चाहती हूँ कि तू वहाँ जाकर इस स्वाति की बच्ची को इतना परेशान करे कि ये कभी अपना सपना पूरा न कर पाए। स्वाति और किंजल ट्रेन पकड़कर बेंगलुरु चली जाती हैं और वहीं रहकर पढ़ाई करने लगती हैं। लेकिन किंजल वहाँ स्वाति को किसी न किसी बहाने से परेशान करती रहती। स्वाति, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए कॉफी बना दो ना। अच्छा ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ मैं। इसी तरह वो किसी न किसी काम में उसे लगाए रखती, लेकिन जैसे ही किंजल खुद पढ़ने के लिए बैठती तो उसे नींद आ जाती और उसी वक्त स्वाति पढ़ने बैठ जाती। अब कभी बीच में छुट्टियों में वो दोनों घर भी आती तो रूपरेखा अपनी रसोई में बस अपनी सगी बेटी की पसंद का खाना बनाकर ही उसे खिलाती। ये सब देख स्वाति की आंख तो भर आती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। फिर एक रोज एक बड़ी सी गाड़ी उस गाँव में आती है, जिसके आगे पीछे और भी कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ होती है। लगता है कोई बड़ा अफसर आया है अपने गाँव में। गजेंद्र भाई, ये तो आपके घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ चलो चलकर देखते हैं। गजेंद्र जैसे ही अपने घर पहुंचता है, तभी रूपरेखा भी हॉर्न सुनकर बाहर आ जाती है। उस गाड़ी से स्वाति और किंजल बाहर आती हैं। मैं जानती थी मेरी किंजल मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। तू बड़ी अफसर बन गई ना बेटी। आप गलत समझ रही है माँ, ये सब मेरा नहीं बल्कि स्वाति का है। वो IAS बन गई है। ये सुनकर रूपरेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, तो वहीं गजेंद्र का सीना गर्व से फूल जाता है। पापा, मैंने माँ का सपना पूरा कर दिया। शाबाश मेरी बच्ची, आज तेरी मरी हुई माँ को तुझ पर गर्व होगा। हाँ पापा, वो मुझे कहीं न कहीं जरूर आशीर्वाद दे रही होगी। छोटी माँ, आप अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं देंगी? रूपरेखा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो स्वाति से माफी मांगती है। फिर उस रोज पहली बार रूपरेखा अपनी रसोई में स्वाति की पसंद की ढेरों डिशेस बनाती है, जिसे खाकर स्वाति बड़ी खुश होती है, क्योंकि इतने सालों में ये पहली बार था जब सौतेली माँ की रसोई में स्वाति की पसंद का कुछ बना हो। भले ही बेटी सौतेली हो या सगी, अगर वो ठान ले तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। ताने, तकलीफ और तिरस्कार उसकी सीढ़ी बन सकते हैं। अगर वो हिम्मत ना हारे तो काफी आगे बढ़ सकती है, और यही स्वाति ने इस कहानी में साबित कर दिया। चलना अनन्या, किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या सुकन्या, तुझे तो हर टाइम मस्ती सूझती रहती है। घर चल। चल लेंगे ना, पर पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता तूने क्या कहा उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है तो मैं उनसे भिड़ गई, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मम्मी से शिकायत कर देंगी तो मैंने भी कह दिया, यहाँ मैं भी देख लूंगी, मेरा नाम अनन्या है, अनन्या। इतना कहकर अनन्या गुस्से में सुकन्या को मारने के लिए दौड़ी और सुकन्या अपने घर की तरफ भागने लगी। अनन्या और सुकन्या जुड़वा बहनें थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे, और इस बात का सुकन्या बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी अनन्या को खानी पड़ती। उस दिन भी घर देर से आने के लिए अनन्या को ही माँ से डांट खानी पड़ी। फिर शाम को, मिल गया सुकून तुझे? अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। सुकन्या धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई, और अनन्या उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुकन्या से और छोटे की अनन्या से। अनन्या को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि सुकन्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन, अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप अनन्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा कि वो सब अनन्या ने किया है। नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ उसकी। सरला गुस्से में अनन्या के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी। चुप हो जाओ, एक उसे देखो, अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी।
अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि उसकी बहन सुकन्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी अनन्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू चल मेरे साथ रसोई में, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो मैं आती हूँ। सरला रसोई की तरफ चली गई और सुकन्या सीधे अनन्या के कमरे में। अरे अनन्या, वो तुझे माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। अच्छा बस अभी जाती हूँ। सुकन्या ने एक बार फिर अनन्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सुकन्या को बुलाए है। उधर रसोई में, आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंथा था, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया। अरे तुम अनन्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। अनन्या समझ गई थी कि उसकी सास सरला उसे सुकन्या समझ रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सुकन्या ने उसे सरला के साथ भेज दिया। उसे सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सरला की नजर में घर का सारा काम सुकन्या करती थी, रसोई सुकन्या ही संभालती थी, जबकि अनन्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी, जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी सुकन्या। जी माँ जी बताइए। उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी लाती हूँ बनाकर। ना ना, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ। तुम बनाना और मैं देखूंगी। अब आप बैठिए ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। सरला जिद पर अड़ गई थी और उधर सुकन्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था, जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि सुकन्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सुकन्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। अब माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही सरला अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में अनन्या आ गई। उसने बिल्कुल सुकन्या जैसी ही साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है, जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएंगी। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकन्या बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को सुकन्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सरला सुकन्या से बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो अनन्या को सुकन्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते सरला ने अनन्या से कहा, बेटी सुकन्या, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। सरला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई, तो उसकी सास सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता, और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही, ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। सरला लगातार सुकन्या को डांट रही थी, तभी सुकन्या ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी। वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा, दिखा ना। अब सुकन्या अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद सरला फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां अनन्या अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सरला ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस घाव के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी, अपनी उस कामचोर बहन की खातिर। Thanks for watching.